नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग करंट अफेयर्स का ये 18वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जो लोग आज चैनल पे नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि हम लोग एडुटेरिया के 20 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें आज ये 18वां प्रैक्टिस सेट है। 2 प्रैक्टिस सेट और आना बाकी है। कुल मिला के आज ये 18वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक पूर्व के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है वो उन्हें देख ले, प्लेलिस्ट में अलग से पूरा बना दिया गया है। इसी प्रकार से घटनासार की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें विजिट कर लें। जिनको इसके अतिरिक्त सब्जेक्ट से रिलेटेड देखना हो तो वो पॉलिटी का भी प्लेलिस्ट है और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, सरकार ने पीएम गतिशक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया है? आपका सही जवाब होगा सी, 7 कारक निर्धारित हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कोरिलेट कर दिया जाए। जब आप बजट पढ़ रहे थे घटनासार में तो हमने आपको ये बताया था कि इस बार के बजट में 2022-23 के वित्त मंत्री सीतारमन जी द्वारा बजट में 4 प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें पीएम गतिशक्ति पहला, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि, निवेश और उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन, इसी के साथ साथ जलवायु कार्य योजना, और चौथा जो फैक्टर है वो है निवेश वित्त पोषण। ठीक है, इसमें आपने देखा कि हम लोगों ने 4 प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता पीएम गतिशक्ति की भी बात की। यही प्रश्न संख्या 1 में पूछ रहा है कि पीएम गतिशक्ति के संचालन में कितने कारक या इंजन होंगे, यानी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कितने कारक रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हमने आपको यह बताया था कि पीएम गतिशक्ति क्यों लाया गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करना था। यानी ये इसके अंतर्गत जो 7 कारक हैं यही अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करेंगे, यानी उसको गति प्रदान करेंगे। ये 7 कारक कौन कौन से हैं इसको भी देख लीजिए। पहला है सड़क, दूसरा है रेलवे, तीसरा है एयरपोर्ट, चौथा है पत्तन जिसको इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं, 5वां है सार्वजनिक परिवहन, 6वां है जल मार्ग और 7वां है लॉजिस्टिक अवसंरचना। ठीक है, यानी इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 का 1 का सही जवाब होगा 7, यानी सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे को कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर सुरक्षा कवच यानी सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय किया है? याद रखिएगा, जब हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कवच जो रेलवे की सुरक्षा के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए जो स्वदेशी तकनीक विकसित की है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल चर्चा की है। जिन्होंने घटनासार के राष्ट्रीय घटनाक्रम को नहीं देखा है वो वहां जाकर इसको डिटेल देख लें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, यानी 2000 किलोमीटर की रेलवे नेटवर्क को इस सुरक्षा कवच में लाने का निर्णय लिया गया है। किसमें? बजट 2022-23 में, यानी प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ए। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहां किया गया? तो आपका सही जवाब होगा ए, कहां पे? मानेसर हरियाणा में, यानी मानेसर हरियाणा में भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर शुरू किया गया। क्योंकि भारत का पहला वर्चुअल है, भारत का ये पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहां स्टैब्लिश है? तो मानेसर हरियाणा में है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ए। चौथा प्रश्न देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जब हम घटनासार के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख रहे थे तो वहां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आई थी, उसमें ये चीज नहीं दिया गया था, तो मैंने वहां इंक्लूड कराया था आपको कि प्रतिशत के आधार पर कौन कौन से राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहां इस प्रश्न का सही जवाब होगा लक्षद्वीप, यानी कि यहां राज्य और केंद्र शासित दोनों को इंक्लूड करके ये पूछ रहा है कि उसमें नंबर 1 पे कौन है, तो आपका सही जवाब होगा लक्षद्वीप। एक बार यहां पे फिर नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको दोनों का मिक्सचर क्रम बता दे रहा हूं टॉप 5 का। यदि राज्य पूछे तो उसमें से राज्य को निकाल लीजिएगा क्रम, और अगर केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आप केवल केंद्र शासित प्रदेश को निकाल लेंगे। नोट करिए, क्रम है पहला लक्षद्वीप, जहां पर 90.33% वन क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर है मिजोरम, ये राज्य है, ये 84.53 है। तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार 81.75, ये यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी। चौथा है अरुणाचल प्रदेश और 5वां है मेघालय, यानी पहला लक्षद्वीप, दूसरा मिजोरम, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा है अरुणाचल प्रदेश और 5वां है मेघालय। अब ये समझिए कि अगर मान लीजिए केवल राज्य का क्रम पूछ दे, यहां प्रश्न में दोनों मिक्सचर पूछा है, अगर मान लीजिए कह देता कि प्रतिशत के आधार पर राज्य में सर्वाधिक किसका है, तो आपका जवाब होता मिजोरम। अब यहां दोनों को मिक्सचर पूछा इसलिए जवाब क्या हो गया? लक्षद्वीप। अगर मान लीजिए केवल राज्यों का क्रम पूछ देता तो आप नंबर 1 पे मिजोरम को रखते, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश को रखते और तीसरे नंबर पे मेघालय को रखते। मान लीजिए केवल यूटी का क्रम पूछता यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का, तो पहला होता लक्षद्वीप, दूसरा होता अंडमान निकोबार। ठीक है, इस प्रकार अब आपको ये पूरा सीक्वेंस क्लियर हो गया होगा। कहीं से भी प्रश्न गलत होने की कोई संभावना न रह जाए, इसलिए डिटेल आपको चर्चा दे दी जाती है।
अगर यहाँ ये पूछ लेता प्रतिशत की जगह कि क्षेत्रफल के आधार पे राज्यों, टॉप 3 राज्यों का क्रम बता दीजिए, तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ होता। ठीक है, यानी हम लोगों ने यहाँ पे क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के लिहाज से इस प्रश्न को देख लिया और प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 5 देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली पुलिस, यानी दिल्ली पुलिस ने उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा ए। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा बी, शिमला, यानी शिमला को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी शहरी सूचकांक में शहर के मामले में नंबर 1 पे रखा गया है। किसको? शिमला को रखा गया है। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, नीति आयोग। कल भी हमने आपको यह बताया था कि नीति आयोग में एक नया डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि राजीव कुमार की जगह पर किसने पद को ग्रहण किया? तो आपका सही जवाब होगा सुमन बेरी, यानी सुमन बेरी नए नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी। अगला देखिए, करा कि हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपका सही जवाब होगा एस.के. सोहन रॉय, यानी एस.के. सोहन रॉय नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। ये केरल से संबंधित हैं और इनको पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार मिला, नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा। ठीक है, और ये पाने वाली ये प्रथम भारतीय हैं। 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 8वां प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के शासनकाल के समाप्त होने के बाद पूरी तरह से ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र बना है, गणतंत्र देश बना है? तो आपका सही जवाब होगा बारबाडोस। ठीक है, यानी बारबाडोस जो है ये ब्रिटेन से अब पूरी तरीके से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना है, बारबाडोस। यानी 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए होगा। 9वां प्रश्न देखिए, 9वें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने 2021 के लिए शांति, निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो आपका सही जवाब होगा प्रथम, यानी प्रथम एक गैर सरकारी संगठन है जिसने 2021 में शांति, निरस्तीकरण, विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 जीता है, यानी प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा सी। 10वां प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन का प्रयोग करने को मंजूरी दी है? तो आपका सही जवाब होगा मॉस्क्विरिक्स। ठीक है, क्या नाम है? मॉस्क्विरिक्स। ठीक है, ये WHO द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है, मॉस्क्विरिक्स। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा बी। अब यहां पर एक बात और आपको जानना जरूरी है कि भारत ने मलेरिया से मुक्ति का जो लक्ष्य रखा है वो कब तक रखा है? तो वो 2030 तक रखा है। एक बात याद रखिएगा कि भारत ने मलेरिया और HIV दोनों से मुक्ति का लक्ष्य 2030 रखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा बी, मॉस्क्विरिक्स। 11वां प्रश्न देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी जिसको लीड्स कहते हैं, रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य किसे चुना है? तो आपका सही जवाब होगा गुजरात, यानी कि गुजरात को लीड्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है। और लीड्स का फुल फॉर्म क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ये लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, और ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया। एक बात अब यहाँ पे थोड़ा सा लीड्स के बारे में समझ लीजिए कि इसको जो है लीड्स की जो रिपोर्ट है इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो विकसित देश हैं, यानी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां पर लॉजिस्टिक लागत जो है वो जीडीपी के 7 से 8% है। वहीं भारत में ये जो लॉजिस्टिक लागत है ये जीडीपी की 13 से 14% हो जाती है। ठीक है, सरकार ने यह लक्ष्य बनाया है कि हम 5 वर्षों के अंदर लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी का 5% की कमी कर देंगे, यानी जो ये लॉजिस्टिक लागत है इसमें हम 5% की कमी अगले 5 वर्षों में सरकार करना चाहती है। वर्तमान में जो लॉजिस्टिक लागत भारत की है वो जीडीपी का लगभग 13 से 14% तक है। ठीक है, और याद होगा कि जब हम लोग इस लॉजिस्टिक रिपोर्ट को देख रहे हैं तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि गुजरात नंबर 1 पर है। तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि कई बार राज्यों के क्रम पूछ देता है कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन है। तो याद रखिएगा पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे हरियाणा है, तीसरे नंबर पे पंजाब है। यदि यूटी में पूछे यानी यूनियन टेरिटरी में तो दिल्ली नंबर 1 पे है। यदि उत्तर पूर्व राज्य या हिमालय क्षेत्र में पूछे तो नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पे सिक्किम और तीसरे नंबर पे मेघालय। ठीक है, और यदि उत्तर प्रदेश, कई बार इस तरह के जो रिपोर्ट होती है नीति आयोग की या वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की जो
जो पूरे देश के स्तर पर निकाली जाती हैं। कई बार जब राज्य स्तरीय परीक्षा होती है तो उसमें स्टेट से स्पेशल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई पेपर देने जा रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति भी जानना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश ने इस बार 2021 की रिपोर्ट में 7 अंक की छलांग लगाकर यूपी 13 से 6वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, यानी इस आधार पर आप ये इस रिपोर्ट में कह सकते हैं कि बेहतर प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा। ठीक है, यानी इसने कितने अंक की छलांग लगाई? 7, 13 से अब 6 पे आ गया है। ये प्रश्न स्टेटमेंट में किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, और खासतौर से यूपी स्टेट पीसीएस या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप ग्रुप सी या डी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे सीधे स्थान पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 6वां है, और पहले कितना था, तो 13 था। ठीक है, अगर आप मान लीजिए बिहार का पेपर देने जा रहे हैं तो बिहार का इसमें पोजीशन 19वां। ठीक है, और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? डी, 11 का। 12वां प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन का नेता किसे नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब होगा पीयूष गोयल, यानी कि यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें नेता सदन चुना गया है। अगला देखिए, राज्यसभा में कह रहा है कि भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा नोएडा में। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला विरासत संस्थान नोएडा में स्टैब्लिश किया गया है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, इजराइल के में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात वह पहला खाड़ी देश है जिसने इजराइल में अपना दूतावास स्टैब्लिश किया है। यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा डी। 15वां प्रश्न देखिए, हाल ही में मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसने जीता? तो आपका सही जवाब होगा वैदेही डोंगरे, यानी वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है। यानी कि प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा बी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा गांधीनगर, यानी गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्टैब्लिश किया गया है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा बी। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वें प्रश्न में दिया है कि किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% का आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आपका सही उत्तर होगा कर्नाटक, यानी कर्नाटक वह राज्य है जहां पर ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवा में 1% का आरक्षण देने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा सी। 18वां प्रश्न देखिए, किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा IFFCO, यानी IFFCO द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा ए। 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण बनाई है, यानी इसको निर्माण करने की योजना बनाई है? तो आपका सही जवाब होगा गूगल, यानी गूगल वह संस्था है जिसने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना बनाने का योजना बनाई है। यानी आपका प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा बी। 20वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के लिए भारतीय दूतावास में 1 स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो आपका सही जवाब होगा बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 देशों के दूतावासों में 1 स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा बी। ठीक है, अगला देखिए, बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति, जिनकी ये पुस्तक है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा। यानी प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 22 देखिए, निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा रेखा मेनन को, यानी रेखा मेनन को नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के तौर पर चुना गया है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा बी, रेखा मेनन। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23, मार्च 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दी है? तो आपका सही जवाब होगा मिताली एक्सप्रेस को, यानी मार्च 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दी। अब ये प्रश्न उठता है कि ये मिताली ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो पहले ये जान लीजिए कि ये मिताली ट्रेन तीसरी यात्री ट्रेन है भारत और बांग्लादेश के बीच। दूसरी बात कि ये मिताली एक्सप्रेस ढाका छावनी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी वाया चिल्हाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब यहाँ ढाका छावनी आप बांग्लादेश में जानते हैं और जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल भारत में है। ठीक है, यानी ढाका छावनी से न्यू जलपाईगुड़ी वाया चिल्हाटी रेलवे स्टेशन। तीसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है कि अभी हमने कहा कि मिताली एक्सप्रेस तीसरी यात्री ट्रेन है, तो आपके दिमाग में ये बात उठ रही होगी कि तो पहले के 2 पूर्व में जो यात्री ट्रेन है उसका भी जिक्र कर दीजिए। कर देते हैं, विकल्प में भी दिया है
ए विकल्प में जो ट्रेन दी है मैत्री एक्सप्रेस, ये पहले चलाई जा चुकी है ढाका से कोलकाता के लिए। इसके बाद बंधन एक्सप्रेस चलाई गई जो खुलना से कोलकाता के लिए चलाई गई। ये दोनों ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चली हैं पहले, और इस बार मार्च 2021 में मिताली एक्सप्रेस ढाका छावनी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच हरी झंडी दिखाई गई। प्रश्न संख्या 24 देख लीजिए, यानी प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा सी। 24 देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो आपका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर में सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। किस लिए की गई? तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। यानी प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा ए, जम्मू कश्मीर। 25वां प्रश्न देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आप इसमें चलिए कथन को देखें। इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में 26 देश शामिल थे, बिल्कुल सही है। भारत का स्थान चौथा है, यानी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर यूएसए है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी, सभी सही हैं, यानी सभी सत्य हैं। डी ऑप्शन होगा। 26वां देखिए, दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका। याद रखिएगा, यह पहला डेमोक्रेसी समिट 2021 है जिसकी मेजबानी अमेरिका कर रहा है, और यह पहला शिखर सम्मेलन है लोकतंत्र के लिए, ठीक है। दूसरी बात, इसमें 100 लोकतांत्रिक देशों ने भाग लिया, और वर्चुअली तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। यानी प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर होगा बी। अब आइए 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? याद रखिएगा, यह प्रश्न सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास तौर से बिहार के लिए। इसकी स्थापना पटना में किया गया। यानी पटना भारत का वो शहर है जिसमें एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्टैब्लिश किया गया। यानी प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब होगा बी। 28वां प्रश्न देखिए, 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा डी, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, ठीक है। यानी कि प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा? डी। और अब यहाँ प्रश्न और क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 11 जुलाई को। इसकी थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। यानी प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब होगा डी। 29वां प्रश्न देखिए, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा सलमान खुर्शीद। यानी सलमान खुर्शीद जी द्वारा सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक लिखी गई। जिन लेखकों में या जिन पत्र पत्रिकाओं में उत्तर प्रदेश से स्पेशल कोई नाम जुड़ा हो या कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा हो जिसकी वर्तमान में चर्चा ज्यादा हो रही हो, याद रखिएगा वह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, द सनराइज ओवर अयोध्या किसके द्वारा? सलमान खुर्शीद जी द्वारा। 29 का सही जवाब होगा सी। 30वां प्रश्न है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो आपका सही जवाब होगा वृद्धजन पोषण अभियान। यानी वृद्धजन पोषण अभियान को किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, और वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब होगा ए। 31वां देखिए, कह रहा है कि मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए, पहला कह रहा है कि यह खिताब पंजाब की हरनाज संधू ने जीता था, तो ये बिल्कुल सत्य है। यानी मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब पंजाब की हरनाज संधू ने जीता। यह खिताब जीतने वाली हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला है, ये भी बात सही है, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि इसके पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन ने और 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था, ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा सभी कथन सत्य हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। यानी मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाज संधू ने। किस स्टेट से संबंधित है? पंजाब से। इसके पूर्व, यानी ये तीसरी महिला हैं जिन्होंने ये मिस यूनिवर्स जीता। इनके पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 सन में लारा दत्ता ने यह पुरस्कार जीता था। 31 का आंसर होगा डी। 32वां प्रश्न देखिए, ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र वो राज्य है, भारत का पहला राज्य है जिसने ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने का निर्णय लिया या कर रहा है। तो इस लिहाज से नंबर 1 पर कौन है? महाराष्ट्र है, यानी वो पहला राज्य है। 32 का आंसर सी होगा। 33वां प्रश्न देखिए, 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया? तो आपका सही जवाब होगा अबू धाबी यूएई में। यानी कि अबू धाबी यूएई में 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब होगा ए। 34वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जुलाई 2021 में आयोजित
कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? तो आपका सही जवाब होगा अर्जेंटीना ने। यानी अर्जेंटीना ने जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता था। 34वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 35वां प्रश्न देखिए, विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो आपका सही जवाब होगा फिलीपींस। यानी फिलीपींस विश्व का वो पहला देश है जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है। यानी 35 का सही जवाब होगा सी। 38, अब यहाँ पे हम लोग 36वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आपका सही जवाब होगा नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कौन सा एयरपोर्ट का नाम क्या है? जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास आधारशिला रखी गई। यानी प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब होगा ए। आइए 37वां प्रश्न देखते हैं। NTPC-REL ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना का स्थापना की। किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? तो आपका सही जवाब होगा लद्दाख। यानी लद्दाख के साथ NTPC-REL ने यह पहला हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना एस्टेब्लिश करने के लिए सिग्नेचर किया है। यानी प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब होगा बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 38 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यानी हैदरपुर आर्द्र भूमि जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यानी हैदरपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। 38 नंबर का सही जवाब होगा बी। आइए हैदरपुर आर्द्र भूमि साइट के बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसे दिसंबर 2021 में रामसर साइट में शामिल करने की बात की गई। यानी इसको दर्जा जो है रामसर साइट का ये कब मिला? हैदरपुर आर्द्र भूमि को ये दिसंबर 2021 में। अब इसको जब शामिल कर लिया गया तो उसके बाद यह भारत का 47वां आर्द्र भूमि, रामसर साइट में शामिल होने वाला आर्द्र भूमि बन गया। 47वां कौन बना? हैदरपुर आर्द्र भूमि। ठीक है, अब अगली बात हैदर भूमि के बारे में। ये एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। ठीक है, आर्द्र भूमि को इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। ये मानव निर्मित कैसे हुआ? यानी मानव ने कुछ ऐसी गतिविधि की होगी कि ये हैदरपुर का जो ये एरिया है ये आर्द्र भूमि बन गया। कैसे? इसका निर्माण जो है 1984 में जब मध्य गंगा बैराज बना उसके बाद इसका निर्माण हुआ। ठीक है, यानी ये डिटेल चर्चा हम लोगों ने हैदरपुर आर्द्र भूमि साइट पे किया। यानी इसको शामिल करने के बाद यह 47वां आर्द्र भूमि स्तर बन गया था भारत का। अब यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई। कब? हमने आपको ये फोर्सफुली कहा था कि ये दिसंबर 2021 में आया। इसके बाद आती है 2 फरवरी 2022, और 2 फरवरी को आपको मालूम है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब इस 2 फरवरी 2022 को भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम में एक पक्षी अभयारण्य है जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। ठीक है, इसमें एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल में घोषित किया। यानी अभी हम लोगों ने वहां पढ़ा था हैदरपुर किस नंबर पे था? 47वें नंबर पे। और उसके बाद भूपेंद्र यादव ने दो और आर्द्र भूमि को रामसर साइट में घोषित कर दिया। कौन कौन सा? एक है उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा है गुजरात का खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य। जो उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, जब इसको शामिल किया गया तो ये 49वां था। इसका मतलब कि खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य 48वां हुआ। ठीक है, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि 47वां वन्यजीव आर्द्र भूमि कौन था रामसर साइट में जो शामिल हुआ, तो आपका जवाब होगा हैदरपुर। 48वां कौन है? तो आपका जवाब होगा खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य, जिसका संबंध कहां से? गुजरात से है। और 49वां कौन बना? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य बना, जिसका संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, इस पे मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो पर्यावरण के सेशन से पूछ लिया जाए चाहे करंट्स के सेशन से, इसलिए इस पे फोकस करना जरूरी है। और वर्तमान समय में पर्यावरण के प्रश्नों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो ये चर्चा हो गई। यानी अब हमारे वर्तमान समय में कितने रामसर साइट में आर्द्र भूमि स्थल हैं? तो कुल मिला के अब संख्या हो गई 49। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ कि जब हम लोगों ने बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को एक रामसर साइट घोषित कर दी तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी संख्या हो गई रामसर साइट की? तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब संख्या हो गई है 10। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है और इसको 1980 में इस वन्यजीव अभयारण्य को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब इसे रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। ये पूरी चर्चा आपकी ये हो गई। यानी हैदरपुर को भी ले लिया गया और हैदरपुर को लेने के बाद जो अगला डेवलपमेंट था उसको भी इसके साथ समाहित कर दिया गया। यानी केवल एक प्रश्न ही नहीं, इसको हम लोगों ने 360 डिग्री में पूरा पढ़ा। अगला प्रश्न देखिए 39वां, यानी 38वें का सही जवाब बी होगा। 39वां, अक्टूबर 2021 में भारत के किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आपका सही जवाब होगा श्रीलंका।
यानी श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास भारत के साथ हुआ, यानी भारत और श्रीलंका के बीच, ये थल सेना के बीच हुआ था और ये आयोजन जो हुआ था वो अम्पारा श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, ये भी बात जान लीजिए। और हमने पूर्व के जो प्रैक्टिस सेट है, किसी एक प्रैक्टिस सेट में सारी जो सैन्य अभ्यास जिसमें शक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है उसको एक जगह समाहित किया था। ठीक है, इसलिए किसी भी प्रैक्टिस सेट को मिस मत करिएगा, नहीं तो बहुत लॉस होगा, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में जो भी टॉपिक या टर्म्स यूज हुए उससे रिलेटेड जो भी बातें हो सकती थी उसको कोरिलेट करने की कोशिश की गई है। इसलिए अलग से सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है। एक एक प्रैक्टिस सेट को अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार करके बिल्कुल आप अपनी करंट की स्थिति को इस प्रकार से कर लीजिए कि अगर दूसरे आपके कंपटीटर का प्रश्न गलत नहीं होगा तो आपका भी गलत नहीं होना चाहिए। यानी अगर ऐसा प्रश्न, देखिए इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, यानी कि जो मटेरियल सबके पास अवेलेबल है आपका प्लस होना चाहिए, क्योंकि आपको तो डिटेल वीडियो मिल रही है। तो इसलिए याद रखिएगा कि एक भी चीजों को मिस मत करिए, अपने स्तर से भी पढ़ाई करिए, और ये भी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का जो सहयोग हो सकता है वो पूरा डिटेल सहयोग आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे इस बात को। यानी प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब होगा डी। आइए 40वें प्रश्न पे चलते हैं। यूएई ने किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो आपका सही जवाब होगा अहमद नसीर अल रईसी को। ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, यानी अहमद नसीर अल रईसी को इंटरपोल के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। ठीक है, और ये यूएई के मेजर जनरल है। ठीक है, ये भी बात पूछी जा सकती है कि अहमद नसीर अल रईसी का संबंध किस देश से है? तो आपका जवाब होगा यूएई के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यानी 40 का सही जवाब क्या होगा? ए। 41वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 लॉन्च की है। 41 का सही जवाब डी। 42वां प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म कहां पर निर्माण किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा सिंगापुर। यानी सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया गया है। यानी प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब होगा सी। 43वां प्रश्न देखिए, 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? तो ये किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी अधीनस्थ सेवा किसी भी राज्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। 43 का सही जवाब होगा ए, भारत। यानी भारत ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में की थी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डिटेल देख लेते हैं। सितंबर 2021 में ये 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता भारत ने की, और भारत, इसका विषय क्या था? इसका विषय था ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेस। ठीक है, किस किस पे बात की गई? यानी कि इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेस पर ध्यान दिया गया। ठीक है, अब एक बात और यहां पूछी जा सकती है कि 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 यानी इस साल 14वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में होगा? तो आपका सही जवाब होगा चीन। ठीक है, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन चीन में होगा। और 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। और कब हुआ था ये? सितंबर 2021 में। यानी 43वें प्रश्न का सही जवाब ए होगा। 44वां देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, किस उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया WHO द्वारा? तो आपका सही जवाब होगा अल सल्वाडोर को। ठीक है, अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया WHO ने। यानी 44वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न देखिए 45वां, कह रहा है कि केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह कौन है? ठीक है, तो वो कौन सा राजमार्ग है? तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। ठीक है, यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग हो जाएगी। इसका वर्तमान में निर्माण चल रहा है। तो आपको यह भी जानना चाहिए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को कंप्लीट करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया केंद्र सरकार ने? तो यह लक्ष्य निर्धारित किया है 2023 तक। ठीक है, चलिए इस प्रकार 45वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी, 45वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। 46वें प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले के हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो आपको सही जवाब होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से जापान ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन को शुरू किया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के कोलैबोरेशन से भूरे कोयले से हाइड्रोजन के उत्पादन को शुरू किया गया है। इसमें इनिशिएटिव किसका है? जापान का। यानी 46वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 47वां प्रश्न देखिए, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा 2025 तक। यानी 2025 तक लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख यानी यूटी लद्दाख को पूरी तरीके से जैविक प्रदेश बना दिया जाएगा। आपका सही जवाब होगा 2025 तक। ठीक है, और याद रखिएगा कि 2025 से एक बात और याद आ गई कि 2025 तक भारत टीबी से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, उसी समय तक लद्दाख को जैविक प्रदेश भी बनाने का लक्ष्य है। यानी 47 का सही जवाब होगा ए। 48वां देखिए, भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट्स की खेती को शुरू किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा
बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश द्वारा मॉन्क फ्रूट को की खेती को पहली बार भारत में शुरू किया गया है, यानी 48वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी। अब चलिए 49 पर, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया गया? सेहत कैसे लिखा ये भी ध्यान रखिएगा, SEHAT, जिसमें S और E स्मॉल से HAT। ओपीडी लॉन्च किया है तो आपका सही जवाब होगा रक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी रक्षा मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप गलती से स्वास्थ्य मंत्रालय न मारें, ये याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन हो सकता है। याद क्लियर कट याद रखिए कि सेहत ओपीडी का संबंध जो है वो रक्षा मंत्रालय से है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, उत्तराखंड में। इस प्रकार के प्रश्नों को करते समय हमने आपको एक बात कही थी कि केवल राज्य के नाम तक आप सीमित न रहें, उसके किस डिस्ट्रिक्ट में है वहां तक चलिए, क्योंकि प्रश्न वहां तक जाते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला राज्य जिसने क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया उत्तराखंड है। किस जगह पर? उत्तराखंड के देहरादून के चरकाता शहर में। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि उत्तराखंड के देहरादून के चरकाता शहर में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान उद्घाटन हुआ है। पूरी बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखकर इसको करेंगे। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है क्रिप्टो गेमिंग। बहुत लोगों को जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं होगा, निश्चित तौर पर उनको इस शब्द से थोड़ी सी पीड़ा हो रही होगी। आइए जरा समझते हैं कि ये क्रिप्टो गेमिंग क्या होता है, संक्षिप्त में इसको देख लें। आप पहले ये समझिए कि जो हमारा पादप समूह है उसको बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है क्रिप्टो गेम और एक होता है फेनरो गेम। ठीक है, क्रिप्टो गेम और फेनरो गेम। जो क्रिप्टो गेम होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अदृश्य प्रजनन। अदृश्य प्रजनन का मतलब क्या है कि वे किसी भी प्रकार की प्रजनन क्षमता, प्रजनन संरचना या बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, किसमें? क्रिप्टो गेम में। और इसका मतलब यह है कि ये पौधे बीज रहित होते होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पौधे जैसे जीव होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा क्रिप्टो गेम में? जैसे लाइकेन, फर्न, शैवाल, कवक, इनके ही सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? क्रिप्टो गेमिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई अब ये पूरी बात? ठीक है, अब दूसरा शब्द हमने प्रयोग किया था फेनरो गेम। इसके बारे में भी समझ लीजिए कि ये जो फेनरो गेम है ये बीज वाले पौधे होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से क्रिप्टो गेम को आपने बीज रहित यानी इसमें बीज नहीं होता है आपने कहा, तो उसी प्रकार से फेनरो गेम में बीज वाले पौधे होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? यानी कि इस अंतर को आप समझते रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ से सीधे साइंस का कोई पोर्शन का क्वेश्चन बना दे, इसलिए हमने कहा कि इसको जरा सा क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि क्रिप्टो गेमिंग शब्द से ज़्यादातर लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग रेगुलर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अब अपनी मेहनत की पराकाष्ठा का समय आ चुका है, इसलिए अपनी स्पीड को और तेज कर दें। आज का सेशन